very till induction of EMF in a stationary coil, right? By changing what? Magnetic field. चलो कंटिन्यू करेंगे हम अपना टॉपिक अब यहाँ से. विल टॉक अबाउट जनरेटर नाउ. जनरेटर पढ़ा तुम लोगों ने कभी? पढ़ा ना जनरेटर? व्हाट इज जनरेटर? क्या करता है जनरेटर? विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करेक्ट. ओके, अब जनरेटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? व्हाट कंपोनेंट्स डू वी यूज इन अ जनरेटर? क्या क्या यूज़ करते हैं हम जनरेटर के अंदर? पहले तो एक कॉइल चाहिए हमको. कॉइल का शेप क्या होगा? रेक्टेंगुलर शेप, उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कॉइल. फिर क्या चाहिए हमको और? ठीक है, एक मैग्नेट चाहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेट, आइदर डिपेंडिंग ऑन योर बजट. एक मैग्नेट होगा जिसका हमको क्या चाहिए? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो बेसिकली यू प्रेफर हॉर्सशू मैग्नेट. क्या लेते हैं हम लोग? हॉर्सशू मैग्नेट. फिर वायर चाहिए होगा सर्किट बनाने के लिए. और अंडरस्टूड सी बात है वो. और सेल और बैटरी चाहिए क्या यहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको बनाना है तो यहाँ पे सेल और बैटरी चाहिए. सेल और बैटरी के बदले हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एनी लोड. इट कुड बी अ बल्ब, इट कुड बी अ गैलोमीटर, कुछ भी हो सकता है वो. और टाइप ऑफ रिंग, उसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स. क्या बोलते हैं इसको? 2 मेटालिक स्लिप रिंग्स चाहिए. देखो अगर डीसी मोटर ही पढ़ा होगा स्कूल में तो डीसी मोटर में थोड़ा डिफरेंस था कंस्ट्रक्शन में. वहाँ पे वी यूज्ड 2 मेटालिक स्प्लिट रिंग्स. वहाँ पे क्या यूज़ करते थे? स्प्लिट. यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? स्लिप. ठीक है, 2 मेटालिक स्लिप रिंग्स हो गया. फिर याद करो ये सब पढ़ा हुआ है तुमने ऑलरेडी. और क्या चाहिए हम लोगों को? कैन यू रिकॉल 2 कार्बन ब्रशेस चाहिए होता था. क्या चाहिए? 2 कार्बन ब्रशेस. कार्बन ब्रशेस का क्या फंक्शन होता है? वो सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट. सर्किट को कंप्लीट करेगा. इट विल प्रेस द स्लिप रिंग्स. वो कंप्लीट करेगा सर्किट को. और दैट्स इट. इतना ही चाहिए. हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेल. करेक्ट, एक्सेल चाहिए. विदाउट एक्सेल हाउ विल यू रोटेट द आर्मेचर कॉइल, राइट? सो आर्मेचर कॉइल विल बी माउंटेड ऑन एन एक्सेल. तो एक्सेल घूमेगा तो आर्मेचर कॉइल भी क्या होगा? घूमेगा. समझ में आ रहा है? तो अगेन क्या क्या चाहिए हमको कंस्ट्रक्शन में जनरेटर के लिए? रेक्टेंगुलर शेप आर्मेचर कॉइल माउंटेड ऑन एक्सेल, और हॉर्सशू मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, 2 मेटालिक स्लिप रिंग्स, 2 कार्बन ब्रशेस, और अ लोड. क्या चाहिए हम लोग को? एक लोड चाहिए. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंपल जनरेटर. ठीक है, तुम्हारे बुक में अब दिया हुआ है तो लेट्स गो थ्रू इट. मेरे को नहीं लगता बोर्ड में अभी पूछेंगे इस पे एग्जाम, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ले लेते हैं. तो प्लीज टेक डाउन. पहले ले लो व्हाट इज जनरेटर, फटाफट. व्हाट इज जनरेटर? व्हाट इज जनरेटर? जनरेटर इज अ डिवाइस. जनरेटर इज अ डिवाइस. Generator is a device which converts. Generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. Generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. Can you tell me what specific form of mechanical energy is getting converted into electrical energy? मैकेनिकल एनर्जी के 2 फॉर्म्स होते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, काइनेटिक के भी फॉर्म्स होते हैं. पढ़ा होगा ये. हाँ, क्या होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. करेक्ट. क्या होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तुमने शायद ये फॉर्म्स पढ़ा होगा उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में. कैन यू रिकॉल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं हम लोग? निकालते कि नहीं? मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक. तो तुमने पढ़ा होगा ना उसमें. ठीक है ना. चलो ये हो गया. अब ले लो कंस्ट्रक्शन फटाफट जो हमने डिस्कस किया है. एटलीस्ट वो कंस्ट्रक्शन लिख दो. क्या क्या चाहिए हमको कंस्ट्रक्शन के लिए? कंस्ट्रक्शन में अरे ऐसा कैसे? लोड, पहला लोड चाहिए. पहले अपने को क्या चाहिए उसमें? कॉइल चाहिए ना. कॉइल घूमेगा तभी तो करंट इंड्यूस होगा. करंट इंड्यूस होगा तब हम चेक करेंगे लोड में करंट आया है कि नहीं. तो ये चाहिए रेक्टेंगुलर शेप आर्मेचर कॉइल माउंटेड ऑन एन एक्सेल. A rectangular shaped armature coil mounted on an axle. A rectangular shaped armature coil mounted on an axle. फिर क्या चाहिए? एक हॉर्सशू मैग्नेट.
और हॉर्सशू मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तुम एक हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और हॉर्सशू मैग्नेट, उसके बाद और क्या चाहिए? 2 मेटालिक स्लिप रिंग्स, 2 मेटालिक स्लिप रिंग्स, 2 कार्बन ब्रशेस, slip, SLIP, 2 metallic slip rings, 2 carbon brushes. Okay, so if I ask you now, what is the principle of a generator? इसका प्रिंसिपल क्या होता है? वो तो वो कर रहा है, इसका प्रिंसिपल क्या है? ये सब पढ़ा हुआ है। अच्छा, SSC बोर्ड वालों ने भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी चीज़ें, सो यू कैन नॉट एस्केप सेइंग अरे हमने पढ़ा ही नहीं है। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ जनरेटर? सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? हमने कल ही पढ़ा उसके बारे में। क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आएगा इसका आंसर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही तो हो रहा है यहाँ पे। कॉइल घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिख लो प्लीज, इसका प्रिंसिपल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रिंसिपल के 2 डिवाइसेस पढ़ने वाले हम लोग इस सिलेबस में। एक हम पढ़ेंगे जनरेटर, उसके बाद एक पढ़ेंगे मे बी नेक्स्ट वीक ट्रांसफार्मर। दैट्स राइट, ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे जो बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। Electromagnetic induction. Now remember, whenever you study about any device, you should always know the principle. जैसे मैं पूछूंगा what is the principle of an electric bell? इलेक्ट्रिक बेल भी सब लोगों ने पढ़ा होगा अपने लाइफ में कभी, इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। रॉन्ग आंसर। क्या होता है इलेक्ट्रिक बेल पे? उसमें एक सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं, उसमें वो करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेट बिहेव करेगा। सोलेनॉइड, वही सोलेनॉइड किससे बनता है? सॉफ्ट आयरन से तो बनता है। सॉफ्ट आयरन से बना सकते हो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड। तो उसमें जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मतलब इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट। फिर वो आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, आर्मेचर स्ट्राइक करेगा, उसमें जो एक हैमर होगा वो स्ट्राइक करेगा गॉन्ग को, आवाज़ आएगी। राइट, उस प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे उसको? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H = I²RT। उस पर अब वो प्रिंसिपल पे कितने सारे डिवाइसेस बेस्ड है? वर्किंग ऑफ अ गीजर, वर्किंग ऑफ अ ओवन, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, सब किससे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ चीज़ें तुमको लर्न करनी है, बहुत ईजी है ये। तो पूछेंगे भाई व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ जनरेटर, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूछेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेट्स से अ मोटर। मोटर के बारे में हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था लॉरेंस फोर्स पे। मोटर का प्रिंसिपल क्या होगा भाई? मोटर कैसे काम करती है? उसमें जब आर्मेचर कॉइल रखते हैं हम, करंट कंडक्टिंग एक लूप रखते हैं किसमें? मैग्नेटिक फील्ड पे। तो उस पर कौन सी फोर्स लगती है? लॉरेंस फोर्स। क्या लगती है उस पर? वही तो प्रिंसिपल हुआ ना उसका। So when the current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences a maximum force or torque. कब होगा वो maximum force? कब लगेगी उसमें? When it is perpendicular to the direction of magnetic field. ये किसका प्रिंसिपल हो गया? मोटर का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो नेक्स्ट अब लिख लो यहाँ पे, प्रिंसिपल लिख लिया आप। चलो वर्किंग में अब मैं तुमको वर्किंग बता देता हूँ, इसमें कोई नोट्स नहीं दूंगा वर्किंग का। वर्किंग तुम्हारी बुक में भी नहीं दी हुई है और आई एम श्योर तुम लोगों ने वर्किंग पहले पढ़ी होगी। कैसे काम करता है अ जनरेटर, कैसे काम करता है जनरेटर? कौन बताएगा मुझे? हाउ डज इट वर्क? इट्स प्रीटी इजी एक्चुअली। आर्मेचर कॉइल रोटेट होता है, लेकिन सबसे पहले हम आर्मेचर कॉइल का जो प्लेन है वो कैसे रखेंगे, जैसे दिखाओ एक और बुक। तुमको अगर याद होगा मैंने बताया था डीसी मोटर में हमारा जो प्लेन होता था आर्मेचर कॉइल का वो कुछ इस तरीके से होता था, राइट? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसे, राइट? और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती थी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ द कॉइल का डायरेक्शन क्या होता था? सेम, करेक्ट है? फिर ये इसी तरीके से क्या होता था? रोटेट होता था, बराबर। अच्छा, अब
जनरेटर में भी हम सेम रेक्टेंगुलर शेप आर्मेचर कॉइल यूज़ कर रहे हैं इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे अब मैं कॉइल को कैसे रखूँगा स्टार्टिंग में। देखो अगर मैं ऐसे रखूँगा कॉइल को तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम पास होगा क्या, क्योंकि इसका एरिया क्या है, कम है, सरफेस। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रखूँगा, प्लेन ऑफ कॉइल को कैसे रखूँगा, इस तरीके से रखूँगा। अब यहाँ से क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, पास होगा। अब इसको रोटेट करना है, रोटेशन हमारे पे डिपेंड करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स से आई वांट टू रोटेट दिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर मैं क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो क्या होगा, जब ये घूमेगा तो कहने से मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी कट। क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर सपोज ये रोटेट हुआ बाय 90 डिग्री, इस तरीके से ऐसे रखा था मैंने आर्मेचर कॉइल को, अब ये रोटेट हुआ बाय 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया मतलब क्या इंड्यूस होगा, EMF। क्या इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा। दैट मीन्स व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल नाउ इज एट 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EMF विल बी मैक्सिमम, EMF इंड्यूस हो गया। अच्छा अब क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है क्या, इसमें से थोड़े से हो सकता है शायद पास हो रहेंगे, पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। फिर से घूमेगा ये 90 डिग्री से, तो अभी कितना पहुँच गया ये 180, कितना पहुँच गया ये 180। जैसे ये 90 से 180 को पहुँचेगा, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा था ज़्यादा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो EMF की वैल्यू कितनी होगी, 0। कितना होगा, 0। फिर से यहाँ पे 180 पे पहुँच गया, मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से क्या हो रहा है, मैक्सिमम पास हो रहा है। फिर से घूमेगा बाय 90 डिग्री, मतलब अब कितना हो जाएगा ये 270। जैसे ही 270 पहुँच जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज, EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्या होगा, इंड्यूस। बट इस बार EMF जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका ऑपोजिट। क्या होगा, ऑपोजिट होगा। फिर से 270 से क्या होगा, ये 360 पहुँच जाएगा ये। फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, EMF की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब ये है कि EMF कब कब इंड्यूस हो रहा है, 90 डिग्री एंड 270, 90 एंड 270। 180 और 360 में EMF की वैल्यू कितनी है, 0। अब इमेजिन करो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, राइट। 90 में EMF की वैल्यू मैक्सिमम थी, 180 में EMF की वैल्यू कितनी हो गई, 0। फिर से EMF की वैल्यू आई, फिर से क्या हो गई, 0। मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है ये कैसा EMF है, डायरेक्ट EMF है कि ऑल्टरनेटिंग EMF है, क्या है ये, ऑल्टरनेटिंग EMF। समझ में आ रहा है, ये शायद मैंने लास्ट टाइम बताया था ना। सिंस ऑल्टरनेटिंग EMF इंड्यूस हो रहा है मतलब करंट भी कैसा इंड्यूस हो रहा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसका मैग्नीट्यूड भी शायद चेंज हो रहा है एंड इसका डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज हो रहा है। क्लियर है चीज़। So suppose if I change some modification in the generator where instead of using two metallic slip rings, if I use two metallic split rings, तो अब क्या होगा, मैंने स्लिप रिंग के बदले स्प्लिट रिंग यूज़ किया। तो स्प्लिट रिंग क्या करता था, डायरेक्शन को क्या करता था, चेंज होने नहीं देता, राइट। तो अब जो उसमें EMF इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट EMF होगा। क्या होगा, डायरेक्ट EMF। तो वैसे जनरेटर को हम लोग बोलते हैं DC जनरेटर। क्या बोलते हैं उसको, लेकिन हमको सिलेबस में क्या पढ़ना है, सिर्फ AC जनरेटर के। क्या समझ में आ रहा है, यस और नो। तो EMF मैक्सिमम कब कब होगा, एट द पोजीशन ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री में हाउ इज द प्लेन ऑफ द कॉइल, मतलब XY के टर्म में नहीं रहे। जैसे पहले प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसे रखा था इनिशियली, ये 0 डिग्री पे था, तो कहने से यहाँ पे प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फिर जब ये 0 से 90 पे गया तो अब इसका आगे हो गया पैरेलल। मतलब मैक्सिमम EMF कब कब इंड्यूस होगा, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल बिकम्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। ये वर्किंग ऑफ तुमको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, वैसे एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं है। मैं खाली एक नोट दे रहा हूँ, वो नोट ले लो, शायद CT में क्वेश्चन पूछ ले से बेस्ड, तो नोट ले लो प्लीज़ एक। तो ले लो प्लीज़ नोट पे। इनिशियली द प्लेन ऑफ द कॉइल इज, initially the plane of the coil is perpendicular. Initially the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field, and as it rotates, EMF is induced at 90 degree and 270 degree, 90 degree and 270 degree
position of the coil, that is the plane of the coil is parallel to the magnetic field. अच्छा 90 एंड 270 में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा. तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. फिनिश्ड. ओके, सब लोग को यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है एटलीस्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सबको आता होगा, काइनेमैटिक्स से पढ़ा होगा. क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? हाँ, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट, करेक्ट ना. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस. मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे. यस और नो, टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू आएगी. सिमिलरली अब हमको निकालना है व्हाट इज द ईएमएफ जनरेटेड इन दिस जनरेटर इन टर्म्स ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू. मुझे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है अब. तो देखो कैसे निकालेंगे वो, ध्यान से देखो. मैं क्या कर रहा हूँ अब, यहाँ पे प्लेन ऑफ द कॉइल को इस तरीके से कुछ टेढ़ा रख रहा हूँ मैं. 90 डिग्री नहीं है, कुछ एंगल पे है ये. तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा, यस और नो. एरिया वेक्टर कहाँ से होता है, हमेशा सेंटर से गोइंग आउटवर्ड. तो ये तुम्हारा एरिया वेक्टर होगा. दिस इज योर एरिया वेक्टर. और ये तुम्हारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब नॉर्थ पोल यहाँ रखा है, साउथ पोल यहाँ रखा है. तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा. नाउ ऑब्वियसली दिस कॉइल इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो इस कॉइल के पास कहने से एंगुलर वेलोसिटी होगी. यस और नो, भाई घूम रहा है वो, तो क्या होगी इसके पास, एंगुलर वेलोसिटी. लेट्स अज्यूम कि इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. किससे घूम रही है वो, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. ये इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जब घूमेगा विद एंगल थीटा. रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी. यस और नो, यही होता है ना रिलेशन. क्या होता है, थीटा बाय टी. तो कहने से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. यस और नो, करेक्ट है. अच्छा, यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर दे इन द सेम डायरेक्शन, नो. तो अब मुझे सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है. मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए. क्या होगा, बी डॉट ए. मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, बी ए कॉस थीटा. थीटा के बदले कितना, राइट, ओमेगा टी यहाँ पे. तो ये कितना हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी. ये तुम्हारा आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. बट सपोज लेट्स अज्यूम कि ये जो कॉइल है इसमें सिर्फ एक टर्न्स नहीं है, इसमें कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है. तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, n बी ए कॉस ओमेगा टी. ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया. क्या है, समझ में आ रहा है, यस और नो. और मुझे पता है ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी. तो मैं अभी टोटल लिख रहा हूँ, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे. तो कितना हो जाएगा ये, माइनस डी बाई डी टी. और फाई के बदले क्या लिख दूंगा मैं, फाई टी के बदले एन बी ए कॉस ओमेगा टी. अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, कैपिटल है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है वो कांस्टेंट है, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है वो कांस्टेंट है. तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस ओमेगा टी. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी कितना होगा, माइनस साइन ओमेगा टी. और फिर चेंज रूल, अंदर का ओमेगा टी भी होगा. तो इसका कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, माइनस ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी. क्या समझ में आ रहा है, हाँ ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये आ गया. ठीक है. अच्छा, अब मुझे अगर सपोज चाहिए मैक्सिमम ईएमएफ, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1. तो मेरा ई मैक्स कितना हो जाएगा, ई मैक्स कितना हो जाएगा, एन ए बी ओमेगा. अच्छा याद करो, हम लोग पीक ईएमएफ को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, ई नॉट. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्स के बदले क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैक्स के बदले क्या लिख रहा हूँ मैं, ई नॉट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे एन
ए ओमेगा बी था, तो यहाँ पे ई नॉट कितना हो जाएगा, एन ए बी ओमेगा। ठीक है, अपने को पहले क्या आया था इक्वेशन ये वाला, ई इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी आया था, तो क्या मैं एन ए ओमेगा बी के बदले ई नॉट लिख सकता हूँ? तो मुझे क्या बन जाएगा इक्वेशन, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या तुमने कभी इस तरीके से इक्वेशन देखा है कभी? दिस इज कॉल्ड साइनसोइडल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? साइनसोइडल इक्वेशन ऑफ ई एम एफ। ई इज इक्वल टू ई नॉट का मतलब क्या होगा, पीक ई एम एफ, मैक्सिमम ई एम एफ। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है चीज़? तो ये ई एम एफ की वैल्यू आ गई जनरेटेड इन अ जनरेटर। क्लियर है चीज़? तो कॉपी करो प्लीज़। इस पर न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट करो, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिनिश्ड? कैन यू सिमिलरली प्लीज डिराइव इंस्टेंटेनियस करंट जनरेटेड इन अ जनरेटर? क्या आएगा करंट की वैल्यू? करंट को आई मान लो। अच्छा मुझे बताओ पहले, ये जो ई है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ई नॉट क्या है यहाँ पे? पीक वैल्यू। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो वैसे आई का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? साइनसोइडल इक्वेशन बन सकता है क्या आई का भी? अरे भाई लूप का कोई रेजिस्टेंस होगा, यस और नो? उसको मान लो कैपिटल आर, उसका रेजिस्टेंस है। अब ईएमएफ जनरेट हुआ मतलब करंट भी क्या होगा? जनरेट होगा, वो करंट भी फ्लो होगा सर्किट में। बाय ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो ई इज इक्वल टू आई आर। सिमिलरली अगर ई इज इक्वल टू आई आर है तो ई नॉट विल बी इक्वल टू वॉट? आई नॉट आर। भाई अगर पीक ईएमएफ है तो करंट भी क्या होगा? पीक होगा, ओम्स लॉ अगेन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ई के बदले में लिख दूंगा आई आर, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? आई नॉट आर। तो आर आर कैंसिल, तो कितना आ गया ये? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये भी तुम्हारा आ गया एक साइंसोइडल इक्वेशन फॉर करंट। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया है, पर ये पता होना चाहिए। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। और आई क्या है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या है वो? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। ये कॉन्सेप्ट्स को प्लीज़ ठीक से ग्रास्प करो, क्योंकि आगे जो टॉपिक करने वाले एसी सर्किट्स, उसमें हम लोग ये बहुत यूज़ करने वाले टर्मिनोलॉजी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पीक वैल्यू। फिनिश्ड? चलो आगे बढ़ते हैं। अब गिव द हेडिंग नाउ, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। हेडिंग दे दो, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। There is a magnetic field which is going inside the plane of the board. Okay, so there is a rectangular shape loop. इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, A, B, C and D. Now can you observe this? The arm CD of this loop is actually outside the magnetic field. कहाँ पे ये? मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है ये। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा यहाँ पे जब मैं इस लूप को लेट्स से विद सम वेलोसिटी v, ना ये वेलोसिटी क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको पुल कर रहा हूँ लूप का आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? कहने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मतलब क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर है चीज़? कौन मुझे बताएगा यहाँ पे करंट क्या होगा? यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं इसको पुल कर रहा हूँ बाहर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर कम हो रहा है मतलब वो कैसे अपोज करेगा उसको? बढ़ा के। कैसे बढ़ाएगा वो? मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बनाएगा? अंदर की तरफ। तो थंब अंदर की तरफ जाएगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे फ्लो होगा? क्लॉकवाइज। मतलब करंट अब इस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? इस तरीके से फ्लो होगा करंट। क्लियर है चीज़? तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, नाउ दिस
पार्ट ए बी एंड बी सी इज स्टिल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उसमें अब करंट इंड्यूस हो गया है। तो कहने से पार्ट ए बी एंड बी सी विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑल्सो। कौन सी फोर्स लगेगी उस पर? लॉरेंस फोर्स। क्या लगेगी? लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू, अभी वो तो चार्ज के लिए होता था, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए होता था, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो उसमें फोर्स लगेगी ए डी पे, ए बी पे और बी सी पे। क्लियर है चीज़? अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि इस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? ए डी पे। चला जा बाहर। था इस पे लॉरेंस फोर्स के टाइम? एब्सेंट था। कौन बताएगा? चल तू बताएगा। डायरेक्शन मार्क कर ए डी पे और बी सी पे फटाफट। लॉरेंस फोर्स, सबको लॉरेंस फोर्स निकालने आता है ना? क्या यूज़ करेंगे? आइदर यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल, आइदर। ए डी पे मार्क कर। ए डी पे पहले कैसे लगेगी फोर्स? ए डी पे कहाँ लगेगी फोर्स? ऊपर की तरफ, करेक्ट। ठीक है। अच्छा, और बी सी पे कैसे लगेगी? नीचे। अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो पाम कहाँ जा रहा है? नीचे। तो यहाँ पे कहाँ लगेगी फोर्स? नीचे की तरफ लगेगी, ऐसे। इसको नाम दे देते हैं सपोज F2, इसको मैंने नाम दे दिया F3। ए बी पे फोर्स कहाँ लगेगी? करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कहाँ लगेगी? लेफ्ट पे। तो यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगेगी। कौन सी? इसको बोलते हैं F1। और डीसी पे फोर्स कहाँ लगेगी? हाँ, कहाँ लगेगी? राइट में। वेरी गुड, बैठ जा। इस पे फोर्स लगेगी ही नहीं, क्योंकि पार्ट डीसी इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उस पे लॉरेंस फोर्स लगेगी ही नहीं। राइट पे लग जाएगी फोर्स। थोड़ा दिमाग लगाओ, वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है वो पार्ट, ठीक है। डीसी इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उसमें कोई लॉरेंस फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये फोर्स F2 और F3 कहने से दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि सब में करंट आए हैं, इसकी लेंथ भी L है और B भी यूनिफॉर्म है, राइट। तो इसकी भी ILB, इसका भी क्या होगा? ILB। साइन थीटा तो 1 हो जाएगा ना। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? लेंथ वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है, साइन 91 हो गया यहाँ पे। Now since these two forces are equal in magnitude and they also have the same line of action of force, क्या है ये? Same line of action of force, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल आउट। तो F2 and F3 will be what? कैंसल आउट। ये कैंसल आउट हो जाएगी। अब कौन सी फोर्स बच रही है? F1। मतलब ये है कि इस पे जब करंट इंड्यूस हो रहा था, जब मैं इसको खींच रहा था वो साइड, तो इस पे एक फोर्स लगने लग गई F1 टू द लेफ्ट। मतलब अब ये लूप लेफ्ट में जाने की कोशिश करेगा, पर मुझे क्या चाहिए कि इस ये लूप को मुझे मूव करना है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो कहने से इसका जितना मैग्नेट होगा वो सेम मैग्नेट की फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी। कहाँ पे? आउटसाइड। मतलब यहाँ पे मैं एक फोर्स लगाऊंगा, लेट्स से F, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम एज F1, पर डायरेक्शन क्या होना चाहिए उसका? ऑपोजिट। सो कहने से F विल बी नथिंग बट इक्वल टू माइनस F1, यस और नो? ये मेरी एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है ये? एक्सटर्नल फोर्स है। कितना समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, तो करंट इंड्यूस होगा हमेशा एक क्लोज सर्किट में। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे दिखेगी मेरी, अगर इसको मैं सर्किट में बनाऊंगा? तो कहने से यहाँ पे इस लूप का खुद का क्या होगा? एक रेजिस्टेंस होगा। लेट्स टेक दैट रेजिस्टेंस एज R, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R है। इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो कहने से इसमें जो EMF इंड्यूस होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, यस और नो? क्योंकि करंट कहाँ से चालू होता है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या होगा? तुम्हारा E हो गया। ये तुम्हारी हो गई सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कहने से I विल बी नथिंग बट इक्वल टू E बाई आर, यस और नो? क्या हो जाएगा फॉर्मूला? I इज इक्वल टू E बाई आर, ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होगा इसका F1 निकालने का? ILB। क्या हो जाएगा? ILB। I का कितना है? E बाई आर। तो कितना हो जाएगा ये? E बाई आर LB। कितना समझ में आया? यस और नो? अच्छा, नाउ सपोज इफ आई वांट टू डिटरमाइन व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन दिस लूप। तो कहने से दिस लूप इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें कौन सा EMF इंड्यूस होगा? ट्रांसलेशनल EMF। कितना होगा? ट्रांसलेशनल EMF। ट्रांसलेशनल EMF निकाल सकते हो खुद से, कितना आएगा उसका फॉर्मूला? E इज इक्वल टू BLV। ये तुमको खुद से डिराइव करके दिखाना है एक बार फिर से इस पे। तो प्लीज़ वो कॉपी करो। ऊपर हेडिंग दे दिया है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र।
तो ये कॉपी करो प्लीज़ नीटली, और यहाँ तक बनाओ F इज इक्वल टू ई अपॉन आर एल बी तक फटाफट। उसके बाद फिर E की वैल्यू तुमको खुद डिराइव करनी है। सेम होगा ना यहाँ पे जब लूप जा रहा है बाहर तो एरिया क्या हो रहा है उसका, चेंज हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है उसका, चेंज हो रहा है। निकालो उसमें ये फटाफट, चलो इसमें प्लीज स्टेटमेंट में लिख देना, फोर्सेस F2 एंड F3 विल गेट कैंसल्ड बिकॉज देयर इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, इसलिए दोनों क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। E को प्लीज अब डिराइव करके दिखाओ मुझे, ट्रांजिशनल EMF। इसका एरिया चेंज कितना होगा, लेट्स से स्मॉल से dx से चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज कितना हो जाएगा, LdX हो जाएगा। तो मतलब उसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, वेरी स्मॉल, यस और नो। तो d5 विल बी इक्वल टू b इंटू DA। फिर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, d5/dt। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, E की माइनस साइन मत लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे E का यहाँ पे। तो d5/dt, तो d ब्रैकेट b डॉट DA अपॉन dt। DA की वैल्यू कितनी है, L इंटू एक्स, सॉरी L इंटू DX है, L इंटू DX है। तो अब dx/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू BLV। एक बार E इज इक्वल टू BLV आ गया, प्लीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, E के बदले BLV। तो कितना आ जाएगा अब ये, B²L² V/R। ये तुम्हारी क्या आ गई, फोर्स आ गई। ठीक है, क्या आएगा फाइनल एक्सप्रेशन, B²L² V/R, B²L² V/R। ये फोर्स आ गया, राइट। चलो आगे का पार्ट, अब सब किंडरगार्टन में पढ़ी हुई चीज़ें हैं, अब आगे की कौन बताएगा मुझे, बेटा खड़े हो जाओ एक बार बता दो। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट इज पावर। हाँ बोलो बोलो, वर्क डन क्या होता है पावर, वर्क डन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, बोलो बेटा पावर तो आना चाहिए, पावर नहीं आएगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आगे। अब सब डिस्कस करेंगे पावर क्या होता है। लंबू खड़े हो जाओ, व्हाट इज पावर, वर्क अपॉन, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अरे खड़े रहे भाई, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू, इजी राइट, हाँ पार्शियली राइट है। हाँ नहीं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने वर्क का फॉर्मूला पूछा है। वर्क का फॉर्मूला अगर तुम बोलोगे फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट तो तुमको हमेशा 0 मिलेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, FS cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बता दें यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, सेम एंगल है, एंगल सेम है, कितना है 0। क्यों 0 कैसे है यहाँ पे, तो फोर्स इस डायरेक्शन पे और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, यस और नो। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे। तो कहने से पावर का एक फॉर्मूला आ जाएगा F.V। ये पढ़ा होगा तुमने कभी बचपन में फॉर्मूला, ये P इज इक्वल टू F.V, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसमें पावर कितना डेवलप हुआ व्हेन आई वाज मूविंग दिस लूप आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैं निकाल सकता हूँ फोर्स की वैल्यू कितनी आई है मुझे, B²L² V/R। उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो कितना आ जाएगा, B²L² V²/R। ये तुम्हारा पावर जनरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा B²L² V²/R। दिस इज द पावर डेवलप्ड while moving the loop outside the magnetic field। कितना आएगा, E² क्यों करना है मुझे इसके टर्म में चाहिए, B, L, V और R के।
अरे P इज इक्वल टू एफ इन टू वी, तूने F का वैल्यू कितना निकाला था? E के टर्म्स में डाल सकता है आंसर, हाँ हाँ आ सकता है, क्योंकि पावर होता है फॉर्मूला V इंटू वाई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, डाल सकते हैं। मुझे ये फॉर्मूला चाहिए मेन, ठीक है। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड व्हाइल मूविंग द लूप आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे। फिनिश्ड? ओके, नाउ एज सून एज द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दिस कॉइल, कैन आई से हीट एनर्जी विल बी जनरेटेड इन इट। तो हीट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। तो अगर मैं बोलूँगा भाई रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द लूप, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर ही। द रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन द लूप को क्या बोलेंगे? पावर। तो पावर कितना हो जाएगा? हीट एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। तो आई स्क्वायर आर टी में से टी टी क्या हो गया? कैंसिल। आई की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी, कितनी निकाली है? ई बाय आर। तो कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। अच्छा, अभी ई की वैल्यू भी हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, कितनी निकाल के रखी है? बी एल। तो एक बार वो मुझे निकाल के दिखाओ, पावर का फॉर्मूला कितना आ रहा है। तो यहाँ पे पावर का मतलब क्या होगा? द रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन यूनिट टाइम। यहाँ पे पावर का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन यूनिट टाइम। ये जो मैंने पावर निकाला ये क्या है? मैकेनिकल पावर डेवलप्ड व्हाइल मूविंग द लूप आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। दो अलग अलग चीजें हैं, ये मैकेनिकल पावर है और अब मैं जो निकाल रहा हूँ वो हो रहा है रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन टाइम। मैं वो निकाल रहा हूँ, वो कितनी होगी वो मुझे निकाल के दिखाओ। अगर निकाल नहीं पाओगे तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ बोर्ड पे। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द लूप विल बी व्हाट? आई स्क्वायर आर टी। पावर यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा h बाई टी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन टाइम इन द लूप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर बचेगा, टी और टी क्या होगा? कैंसिल। यस और नो? आई की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या निकाल के रखी है? ई बाय आर। ई बाय आर, तो ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। तो कितना हो जाएगा अब ये? ई का फॉर्मूला कितना होता है? बी एल वी का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो कितना हो जाएगा ये? सेम आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ये तुम्हारा आ गया फॉर्मूला। सो द rate of heat energy produced in the loop is also b square l square v square bar and the mechanical power developed is also what? b square l square v square bar। इसका मतलब अब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि मैं जितना भी मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो हीट एनर्जी में। तो जितना भी मैकेनिकल वर्क करूँगा उतना ही क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? हीट एनर्जी में। इसलिए इसका हमने नाम दिया है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ पे पहले ईएमएफ का क्या हुआ? इंडक्शन हुआ, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर हुई। मैकेनिकल वर्क वाज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? हीट एनर्जी। क्लियर है चीज़? तो प्लीज़ ये कॉपी कर लो, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। फिनिश्ड? अब नीचे एक नोट ले लो। एक नोट ले लो फटाफट। The work done in pulling the loop, the work done in pulling the loop, the work done in pulling the loop, the work done in pulling the loop through the magnetic field, the work done in pulling the loop through the magnetic field appears as heat energy, appears as heat energy in the loop, appears as heat energy in the loop, appears as heat energy in the loop। finished? चलो, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा इंडक्शन ऑफ ईएमएफ एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, अब पूरा इंटायरली नया पार्ट चालू करेंगे आज। तो ये अगर सबसे कॉपी कर लिया है तो चलो। अच्छा, मुझे बताओ, हैव यू सीन अ मोटर एवर इन योर लाइफ? कभी मोटर देखी है? अरे मोटर मतलब बाहर निकाल के कभी देखी मोटर? तो अगर तुमने मोटर देखी होगी तो कभी उसमें ठीक से रीड किया कि उसमें कुछ पावर रेटिंग लिखा होता है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर रेटिंग?
क्या मतलब होता है इसका कि जैसे अभी इनफैक्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में इट इज़ मैंडेटरी टू राइट पावर रेटिंग। तुम कोई भी चीज़ ले लो, बल्ब ले लो या मोबाइल फ़ोन ले लो, चार्जर ले लो, लैपटॉप ले लो, सब में क्या लिखा होगा? पावर रेटिंग लिखा होगा। उसका मतलब क्या होता है? लेट्स से तुमको एक बल्ब दिया, उसका लिखा हुआ है पावर रेटिंग इज़ 100 वॉट टू 20 वोल्ट, तो उसका क्या मतलब होगा? कोई एक जन बोलो, सब बोलो तो समझ नहीं आएगा मुझे। क्या होगा उसका मतलब? पावर रेटिंग ऑफ अ बल्ब इज 100 वॉट टू 20 वोल्ट, उसका मतलब क्या होगा कि व्हेन द बल्ब इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट द पावर कंज्यूम बाय इट इज 100 वॉट। इसका मतलब अगर वो बल्ब को 220 वोल्ट पूरा मिलेगा तो उसमें कितना पावर कंज्यूम होगा? 100 वॉट। और अगर बल्ब को 220 वोल्ट से कम मिलेगा पावर वोल्टेज तो उसमें पावर कंज्यूम होगा कितना? 100 वॉट से कम हो जाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा बल्ब का, तो अगर वोल्टेज कम होगा तो पावर कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पावर रेटिंग ना। सिमिलरली वो सारे अप्लाइंसेस में कुछ और भी लिखा होता है जिसको बोलते हैं करंट रेटिंग। क्या लिखा होता है? करंट। उसका मतलब क्या होगा कि भाई इतना करंट उसको मिलना चाहिए फॉर इट्स नॉर्मल वर्किंग। ठीक है। अच्छा, तुमने देखा होगा जो मोटर होती है, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वाटर पंप। तुमने देखा है बहुत सारी बिल्डिंग्स में जो वाटर टैंक होता है वो ग्राउंड फ्लोर में होता है। जनरली कहाँ पे होना चाहिए? हाइट पे, टेरेस पे होता है। टेरेस पे क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्स से पानी आएगा। लेकिन अपने बिल्डिंग में बहुत जो अमीर लोग होते हैं उन लोग वाटर टैंक को नीचे रखते हैं, तो लोग पानी कैसे चढ़ाते होंगे ऊपर? बाय यूजिंग अ वाटर पंप। अब देखो वाटर पंप बहुत ही यूनिक मोटर है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वाटर पंप, लेट्स से एक नॉर्मल वाटर पंप ले लेते हैं जिसमें कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर वो चढ़ा सकता है ऊपर, तो वो वाटर पंप को चलने के लिए चाहिए 7 एम्पियर करंट। कितना चाहिए? 7 एम्पियर करंट का चाहिए इसको चलने के लिए। लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए 7 एम्पियर से ज़्यादा करंट चाहिए होता है। ऐसा क्यों? तुम देखो कोई भी वाटर पंप में देखोगे तुमको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो अगर उसमें 7 एम्पियर करंट चाहिए वाटर का, नहीं मतलब जब वो पंप वाटर में रहता है तब पंप वाटर में रहता है। नहीं, बेटा पंप में वाटर जाएगा तो पंप खराब हो जाएगा। पंप का एक पार्ट रहता है ना, रोटेटिंग पार्ट जो वाटर हाँ, तो उसको रेजिस्टेंस मिलता है, वाटर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो इसलिए करंट चाहिए। ज़्यादा करंट चाहिए। चलो तुमने ये सोचा है लेकिन ये रीज़न नहीं है। अच्छा सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, ये किधर पहुंच गया तू? तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 7 एम्पियर का करंट चाहिए तो उसमें मैं फ्यूज़ लगाऊंगा ना, हर एक अप्लायंस में फ्यूज़ लगाता हूँ। उसमें जो फ्यूज़ की वैल्यू अगर वो 7 एम्पियर के ऊपर चली जाएगी तो वो मोटर ख़राब हो जाएगी, यस और नो? लेकिन तुम देखोगे मोटर की जो फ्यूज़ रेटिंग होती है ना वो भी बहुत हाई करंट की होती है। लेट्स टेक लाइक 11-12 एम्पियर्स की। अब ऐसा क्यों होता है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों हो रहा होगा कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए 7 एम्पियर से ज़्यादा करंट चाहिए। 7 एम्पियर करंट मिलेगा तो मोटर आराम से चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए करंट ज़्यादा चाहिए रहता है हमेशा। क्यों ऐसा? पार्टिकल्स को एक्साइट करने के लिए। अच्छा, तुम लोग अभी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो इसलिए तू वैसे सोच रहा है, वो इट हैज़ नथिंग टू डू विद क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोटर का कंस्ट्रक्शन मैंने अभी डिस्कस किया था। क्या क्या होता है मोटर के अंदर? एक आर्मेचर कॉइल। अच्छा, आर्मेचर कॉइल किस में होती है? मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, आर्मेचर कॉइल में करंट फ्लो होगा तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी खुद की भी, यस और नो? अच्छा, अभी जो मोटर होती है अपने घरों में तो डायरेक्ट करंट आता नहीं, अपने घर में क्या आता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा मोटर में तो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। डायरेक्शन तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट चेंज, तो डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर करंट चेंज होगा तो वो आर्मेचर कॉइल में जो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो कहने से उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार चेंज होगी, यस और नो? अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया ना उसका। क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब उसी कॉइल में खुद का ही मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वो कॉइल क्या करेगा? उसको अब अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? बाय इंड्यूसिंग करंट या ईएमएफ। वो क्या करेगा? इंड्यूस करेगा करंट। अच्छा, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे। तो अगर यहाँ से मैं 7 एम्पियर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? उसको अपोज कर रहा है। तो 7 एम्पियर ऑफ करंट उसमें फ्लो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो रही है? बार बार कम हो रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि उस मोटर को स्टार्ट करूँ मैं तो मुझे 7 एम्पियर से ज़्यादा करंट देना पड़ेगा। लेट्स से मैंने 10 एम्पियर करंट दिया तो वो उसको अपोज भी कर पाएगा, तो पूरा 10 एम्पियर का अपोज नहीं करेगा। कितना कर देगा वो? 3 एम्पियर का। 7 एम्पियर एक बार चले जाएगा अंदर। जैसे ही अगर करंट चला जाएगा मोटर क्या हो जाएगी? स्टार्ट।
एक बार मोटर स्टार्ट हो गई मतलब करंट क्या हो गया, स्टेडी। करंट स्टेडी हो गया मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया, स्टेडी हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस जो ईएमएफ इंड्यूस होता है खुद के ही वजह से करंट के, उसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलेंगे इसको? इसके अलावा उन्होंने जहाँ पे भी जितनी भी चीज़ें पढ़ रही है, अगर उसमें करंट फ्लो होगा और अगर करंट चेंज होगा तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। इसकी वजह से क्या चेंज होगा, क्या अपोज होगा, ईएमएफ आएगा उसमें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। इसलिए तुम जब मोटर को देखोगे तो उसकी करंट रेटिंग क्या होगी, 7 एम्पियर से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट को स्टार्ट करने के लिए कितना करंट चाहिए होगा, 10 एम्पियर। एक बार वो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेबल हो गया तो फिर 7 एम्पियर करंट मिलेगा तो वो आराम से क्या करेगा, वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक ईएमएफ बोलते हैं उसको। और अब इसी पे हमारा टॉपिक बेस्ड है जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है चीज़? तो प्लीज़ गिव द हेडिंग सेल्फ इंडक्टेंस, फटाफट सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो ध्यान से यहाँ पे बैक ईएमएफ कैसे वर्क करता है। यहाँ पे से मैंने की को स्विच ऑन किया, प्रेस किया मैंने, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। यहाँ से जैसे ही करंट फ्लो होगा इस पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा इस कॉइल पे। तो इस कॉइल के पास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो सपोज विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट कैन आई चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर मैं रियोस्टैट की मदद से अगर करंट को बार बार चेंज करूंगा तो कहने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार क्या होगी, चेंज होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पास हो रही है, इन द कॉइल इटसेल्फ। वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से ही पास हो रही है, मतलब क्या पास हो रहा है, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स। अब एक बार अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होगा तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, या इंड्यूस होगा करंट। तो वो करंट क्या करेगा, इसको अपोज करेगा दूसरे करंट को जाने के लिए। क्लियर है चीज़? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स विल डेफिनेटली प्रोड्यूस व्हाट, करंट। क्या इंड्यूस करेगा वो, करंट। कहने से फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, यस और नो? भाई जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, यस और नो? अच्छा, नाउ वी नो इन मैथ इफ यू टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। यहाँ पे जो मैं कांस्टेंट यूज़ करूँगा ये हमने कल ही देखा था, उसको बोलेंगे एल। और ये एल का मतलब क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे इसको। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस और ये एक कांस्टेंट है। तो कहने से एल विल बी नथिंग बट इक्वल टू फाई बाय आई। फाई की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर। क्या होगी, वेबर। करंट की क्या होगी, तो इसकी एक यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ यूनिट, मैंने ऐसा यूनिट नहीं बोला है, सिर्फ यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर। सो दिस इज वन वे टू डिफाइन व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है चीज़? तो ये कॉपी करो प्लीज़ फटाफट, ये वाला पार्ट। फिर मैं तुमको डेफिनेशन दे रहा हूँ सेल्फ इंडक्टेंस की। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जितना चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, चलो सेल्फ इंडक्टेंस डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यही कॉपी करो। फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। चलो टेक डाउन, आफ्टर दिस टेक डाउन। अरे कितना बात करेगा रे आज, हाँ। टेक डाउन। सेल्फ इंडक्टेंस की पहले डेफिनेशन लिखो। अब इसके 3 डेफिनेशन है अलग अलग, वो तीनों हमको करनी पड़ेगी। पहले डेफिनेशन लिखो सेल्फ इंडक्टेंस की, द रेशियो ऑफ magnetic flux, the ratio of magnetic flux produced, the ratio of magnetic flux produced due to current in the circuit, the ratio of magnetic flux produced due to current in the circuit to the current flowing in it, to the current flowing in it. Due to current flowing in it. उसकी यूनिट लिख लो, वेबर पर एम्पियर। उसकी यूनिट होगी वेबर पर एम्पियर। ये इसकी ऐसा यूनिट नहीं है लेकिन। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ईएमएफ यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, मतलब ईएमएफ भी क्या हो रहा होगा, इंड्यूस। ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी। हमने अभी क्या निकाला था, एल इज इक्वल टू फाई बाय आई। तो कहने से फाई विल बी नथिंग बट इक्वल टू एल आई, यस और नो?
तो यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस d/dt, ये हो जाएगा Li। L क्या होगा हमेशा कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस L di/dt इज इक्वल टू E। अगेन दिस रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो कैन आई से दैट देयरफॉर L विल बी नथिंग बट इक्वल टू E अपॉन di/dt। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ यस और नो? तो ये एक और तरीका हो गया डिफाइन करने का, किसको? सेल्फ इंडक्टेंस को। di/dt का मतलब क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या बोलेंगे इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस को? कहना है इट्स अ रेशियो ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सर्किट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्लियर है चीज? तो ये कॉपी करो और फिर वापस डिफाइन करेंगे एक बार इसको। L is equal to phi by I. Finished? Please take down second definition of self inductance. Second definition of self inductance. लिखो please. Take down. Self inductance is also defined as self inductance is also defined as the ratio of induced EMF produced around the circuit, the ratio of induced EMF produced around the circuit to the rate of change of current in it. To the rate of change of current in it. Done? चलो खड़ा हो जाओ, वाइट वाला पीछे। हाँ, इसकी यूनिट क्या होगी? कोई बताएगा तो मैं फेंक दूंगा बाहर उसको, कोई नहीं बोलेगा कुछ। वेबर पर एम्पियर, वो हो गई पहले। इसके हिसाब से अब यूनिट क्या होगी इसकी? एल की। अबे तू हाँ ही करेगा, तेरे को कैसे आएगा मेरे को बोल? ये क्या टफ क्वेश्चन है अब? हाँ, रॉकेट साइंस है ये। तो बता दे क्या होगा? ईएमएफ की ऐसा यूनिट क्या होती है? ईएमएफ की ऐसा यूनिट नहीं मालूम। कभी नहीं पढ़ा ईएमएफ? क्या होती है? अच्छा, ईएमएफ क्या होता है वही बता दे। बाकी सब लोग लिखो प्लीज़ क्या उसकी होगी यूनिट। तुम लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो। अबे इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है भाई मैं, और क्या बोलूँ तेरे को आगे? बाजू वाले को आती है क्या? हाँ आती है तेरे को? इसकी यूनिट क्या होगी? एक सेकंड में आ जाएगी। क्या होगी इसकी यूनिट? वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। तो वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर हो जाएगा ना, वोल्ट सेकेंड अपॉन, तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। क्या डिफिकल्ट है ये? इसकी वोल्ट होती है, इसकी एम्पियर होगी, इसकी क्या होगी? सेकेंड होगी। सेकेंड ऊपर चले जाएगा तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। अब तेरे को इतना भी नहीं आएगा तो मैं क्या और हाँ ही कर दूँ और हंस।
अभी कुछ बच्चे शाणे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, तू तो पढ़ ले एटलीस्ट। तो कितनी हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड। अब वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। अब देखो ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं हमको। अब इसको पूरा एक टर्म का एक नाम दे दिया एक साइंटिस्ट के नाम से, इसको बोलते हैं हेनरी। सुना है कभी, क्या बोलते हैं इसको, हेनरी। जैसे कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती थी, फैरेड, याद आ रही है, वो भी एक साइंटिस्ट का नाम था। वैसे ही इसके भी नाम पे दिए साइंटिस्ट, क्या बोलेंगे इसको, हेनरी। तो कहने से 1 हेनरी, हेनरी का सिंबल होगा कैपिटल H, तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 सेकेंड अपॉन 1 एम्पियर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट होगी, किसकी, इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी हमेशा, हेनरी। ना वेबर पर एम्पियर, ना ये वाली वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, इसकी ऐसा यूनिट होगी हेनरी। तो प्लीज टेक डाउन ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 सेकेंड अपॉन 1 एम्पियर। तो सपोज अगर एग्जाम में पूछेंगे भाई डिफाइन 1 हेनरी, तो तुम खुद से डिफाइन कर सकते हो क्या एक बार। 1 हेनरी को कैसे डिफाइन करेंगे, when EMF of 1 volt is induced in the circuit when a 1 ampere of current flows for 1 second। क्लियर है चीज, लिख लो प्लीज, 1 हेनरी डिफाइन कर लो खुद से फटाफट। इतनी बातचीत क्यों हो रही है लेकिन, यही तो है 1 वोल्ट 1 सेकेंड और 1 एम्पियर। तो हेनरी कब होगा, जब सर्किट में कितना होगा EMF 1 वोल्ट, करंट कितना फ्लो होगा 1 एम्पियर, कितना टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए। तो उस सर्किट में जो इंडक्टेंस की वैल्यू होगी कितनी होगी, वो 1 हेनरी होगी। चलो आगे, अब ये हो गए 2 स्टाइल डिफाइन करने की इसको, सेल्फ इंडक्टेंस को। अब देखो थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अगर आ जाएगा तो अब इसके आगे का जो डेरिवेशन है वो एग्जैक्टली सेम है, तो मैं वो बाद में कराऊंगा नहीं वो। अब देखो जैसे ही मैं इसमें रियोस्टैट से वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो कहने से करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। लेट्स से आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस कॉइल। तो करंट जितना ज़्यादा होते जाएगा कहने से उसको ज़्यादा उतना ऑपोजिशन मिलेगा। यस और नो, ये कॉइल क्या करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा बाय इंड्यूसिंग EMF। बट समहाउ आई वांट टू मेंटेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ताकि इसमें अब करंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। मुझे एक स्टेडी वैल्यू चाहिए करंट की यहाँ पे। तो कहने से इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टेडी करने के लिए आई हैव टू डू सम वर्क। क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा मुझे। तो मैं कितना वर्क डन करूँगा ताकि इसके जो करंट की वैल्यू है वो स्टेडी हो जाए। तो लेट्स अज्यूम इनिशियली करंट की वैल्यू कितनी थी, 0। अब मैंने स्टार्ट किया, स्विच ऑन किया की को, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं करंट की वैल्यू को क्या हो रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। 0 से करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। आई नीड अ स्टेज वेयर द करंट्स वैल्यू बिकम स्टेडी। लेट्स से मुझे स्टेडी करंट चाहिए I0। इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होना चाहिए, I0 का स्टेडी करंट। तो उसके लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मैं कितना वर्क डन करूँगा ताकि मेरी जो वैल्यू है करंट की वो स्टेडी हो जाए। एक बार करंट स्टेडी हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अब कैसे निकालूंगा मैं वर्क डन, सोचो और मुझे बताओ। सारे कॉन्सेप्ट्स में बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या क्या करना है हमको आगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है ना यहाँ पे। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम ना, रियोस्टैट है। तो फिर वो एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करेगा तू, किसे, Q/V। चार्ज के बारे में भी कुछ पता है क्या अपने को, अप्रोच सही है लेकिन चार्ज के बारे में हमको कुछ पता है क्या यहाँ पे। कहने से यहाँ पे वर्क डन इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम, ये पता है कि नहीं। अच्छा, पावर निकालने का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने किया ऑलरेडी। या तो I² R होता है, लेकिन R मुझे पता नहीं है। VI क्या हो जाएगा, V/I नहीं होगा, क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं छोटा सा वर्क डन करूंगा छोटे से टाइम इंटरवल में, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VI इंटू dt। ये होता है वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये सब लोगों को पता है कि नहीं, वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिक पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, VI। यहाँ पे V की वैल्यू कितनी होगी, V यहाँ पे क्या है, ये EMF है ना, तो यहाँ पे E हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा I, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। क्या समझ में आ रहा है, यस और नो। अब मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं इसको, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d∅/dt। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
माइनस डी फाइव बाई dt। फाइव की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, फाइव इज इक्वल टू एल आई, कितना होगा, फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस एल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू एल आई। तो ई की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, माइनस एल डी आई बाय डी टी, बराबर है। इसको सब्स्टिट्यूट करो कहाँ पे, यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, आई डी टी, डी 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 टी क्या होगा, कैंसिल। इसकी लिमिट क्या होगी, अब इंडिकेट करेंगे ना हम, जीरो से आई नॉट, मुझे आई नॉट तक की वैल्यू चाहिए, स्टडी हो, जीरो से आई नॉट निकालो कितना आएगा वक्त। सिंपल, अगर समझ में आ रहा है तो एकदम सिंपल है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला, कौन सा समझ में नहीं बता मुझे, ये समझा ना, ई की वैल्यू होती है डी फाइव बाई डी टी। अच्छा, हमने अभी इसके पहले लिखा था ना कि फाइव कितना होता है, प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना हमेशा, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जितना करंट की वैल्यू बढ़ेगी उतना मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल आई, बराबर है। तो ई की वैल्यू होती है माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव के बदले क्या डाला मैंने, एल आई डाला। तो यहाँ पे एल तो कांस्टेंट है, एल बाहर आ गया, कितना आ गया, डी आई बाई डी टी आ गया। अब ये ई एम एफ की वैल्यू यहाँ डालूंगा, ये समझा ये कैसे है रिलेशन, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम ना, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिक पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। वी मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, ई एम एफ है यहाँ पे, तो मैंने V के बदले E लिख दिया, E के बदले वैल्यू डाल दें, उसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। इसकी लिमिट क्या होगी, करंट की वैल्यू जीरो से चालू हुई, करंट की वैल्यू कहाँ तक गई, आई नॉट तक, बढ़ बढ़ के, अब मुझे आई नॉट कीजिए स्टेडी करंट, तो लिमिट हो जाएगी जीरो से आई नॉट, सब्स्टिट्यूट कर ले आंसर आ जाएगा। कर सकता है, इंटीग्रेट करने आता है, चलो फटाफट क्या आएगा आंसर इसका, क्या आ रहा है, हाँ माइनस एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू, बराबर वही आएगा आंसर, माइनस एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे वर्क डन तुमको नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको ज़बरदस्ती करंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑपोजिशन मिल रहा है इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑपोजिट हो रहा है वर्क डन, तो वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है। तो कितना आएगा वर्क डन यहाँ पे, माइनस एल आई नॉट स्क्वायर बाय टू, बराबर है। अब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा ये, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, यस और नो, क्लियर है ये चीज। Now assume that the steady value of current in the circuit I want is 1 ampere. कितना चाहिए मुझे, 1 ampere, तो I नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर निकल गया पूरा, तो कहने से L will be nothing but equal to twice of work done, yes or no, समझ में आ रहा है। ये हो गया इसकी थर्ड डेफिनेशन। मैंने यहाँ पे हाफ एल आई नॉट स्क्वायर आया, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सर्किट में स्टेडी करंट है उसकी वैल्यू हो जाए 1 एम्पियर, तो आई नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो L कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ वर्क डन। ये इसकी हो गई क्या, थर्ड डेफिनेशन, क्लियर है। तो यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर मैं डेफिनेशन दूंगा सेल्फ इंडक्टेंस की। आई होप सबको फॉर्मूला हो रहा होगा, माइनस हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये इंडिकेट करके आ रहा है सब लोग को एटलीस्ट। तो टेक डाउन प्लीज डेफिनेशन, अगर ये लिख लिया है तो लिखो। Self inductance of a circuit, self inductance of a circuit, self inductance of a circuit is numerically equal to, self inductance of a circuit is numerically equal to the work done, is numerically equal to the work done in establishing the magnetic flux associated with unit current, in establishing magnetic flux associated with unit current in the circuit। देखो मैंने यहाँ पे यूनिट करंट मतलब आई नॉट की वैल्यू 1 ले ली थी,
associated with unit current in the circuit. तो कहने से एनर्जी ऑफ द सर्किट का फॉर्मूला भी यही होगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. क्या आएगा? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. दोनों को एक बार कंपेयर करो. कहने से वेलोसिटी को हम किससे कंपेयर करेंगे? चेंज इन करंट. तो वहाँ पे जो मास का काम कर रहा था काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ पे कौन काम करेगा? सेल्फ इंडक्टेंस. समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एनालॉजी. ये एनालॉगस है. वहाँ पे वेलोसिटी अगर करंट का काम कर रहा है तो यहाँ पे एल काम करेगा किसका? मास का. क्लियर है? इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, छोड़ दो. चलो, अब क्वेश्चन है कि व्हाट फैक्टर्स कैन अफेक्ट द इंडक्टेंस. इंडक्टेंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? अब वेलोसिटी, हाँ, करंट, वेरी गुड. और मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा आंसर दिया तुमने. करंट और ईएमएफ. वेरी गुड. और मतलब अगर मैंने ईएमएफ बढ़ा दिया तो इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा कॉइल का. मगर कॉइल के अंदर अगर मैंने कॉइल के अक्रॉस 20 वोल्ट के बदले 50 वोल्ट का ईएमएफ लगा दिया तो कॉइल की इंडक्टेंस ही बढ़ जाएगी उससे. क्या ये पॉसिबल है? अरे भाई, फाई और आई क्या ये एल को अफेक्ट कर सकते हैं क्या? भाई इसका रेशियो तो एल है ना, और वो एक कांस्टेंट है यहाँ पे. तो फाई और आई क्या अफेक्ट कर सकते हैं एल को? तो एल को सिर्फ दो ही फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. एक है मटेरियल. एल किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा. समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल में भी बेटा कैसे एल डिपेंड करेगा? EMF इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, राइट? तो L को क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न से भी. ठीक है. तो प्लीज टेक डाउन नोट, क्योंकि बहुत से लोग यही आंसर मार्क करके आते हैं. करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब इंडिपेंडेंट है इंडक्टेंस उससे. ले लो. इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विल डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड अभी लिख लो, फिर ये आगे डिस्कस करेंगे. ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल. ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल उस पर डिपेंड करेगा इंडक्टेंस. ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल. ठीक है. अब नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट हेडिंग. ये भी बहुत इजी है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी पहले. इंडक्टेंस इन अ सोलेनॉइड. इंडक्टेंस इन अ सोलेनॉइड. इंडक्टेंस इन अ सोलेनॉइड. चलो मुझे बताओ अब इंडक्टेंस में, पहले मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, उसकी वैल्यू क्या होती है? इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एट द सेंटर, उसकी वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर टर्न्स पर. ठीक है. अच्छा, अब सोलेनॉइड में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो उसको हम लोग ले लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स. तो अगर एक कॉइल में से फ्लक्स फाई पास हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से कितना फाई होगा? n फाई. क्या हो जाएगा? n फाई. अब देखो ध्यान से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. ये जो टर्म होता है ना n फाई, इसको भी हम लोगों ने एक नाम दिया है. इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. ये कहीं नोट करके लिख लो प्लीज. मैं बार बार ये वो वर्ड नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ यही लिखूँगा, n फाई. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स. फिनिश्ड. चलो अब सब लोग एक सोलेनॉइड बनाएंगे फटाफट, या एक काम करो, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड बनाओ जो हम लोगों ने बनाया था सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए. मैग्नेटिक फील्ड का एक क्रॉस सेक्शन बनाओ. जब काटा था उसमें हम लोग ने, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है उसमें तुमको दो चीज़ें मार्क करनी है. मैग्नेटिक फील्ड मार्क करना है डायरेक्शन, और तुमको मार्क करना है एरिया वेक्टर. चलो हो जाओ फटाफट, ये खुद से ट्राई करना है आप. इट्स प्रीटी इजी. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है मुझे और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन.
और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है यहाँ पे, तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं यहाँ पे। चलो फटाफट, दिस टॉपिक इज प्रेटी इजी, इसमें स्कोर करना है मार्क्स। एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों मार्क करना है। जो एब्सेंट है वो अभी भी मेंटली एब्सेंट हो जाओ, आराम करो। पीछे अब रेफर करेंगे लोग, क्योंकि लोगों को याद ही नहीं है। थोड़ा बड़ा बनाना, क्या बचा रहे, पेज बचा रहे। हाँ ये हो गया। करंट यहां से अंदर जा रहा है, तो उस पर डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? बाहर की तरफ जा रहा है तो यहां पे ऐसे जा रहा है तो भी क्या होगा, राइट। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आएगी, राइट। यस और नो? ये तुम्हारा डायरेक्शन हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमेशा यूनिफॉर्म होगी। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा भाई? अगर ये पूरा अगर सॉलिड होता तो इसका बेस होता ये, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा, n फाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो? अच्छा, फाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b डॉट a। तो ये कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे n फाई कितना आ गया, बी ए आ गया। क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? अच्छा, अब ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स में करंट फ्लो हो रहा है भाई, सॉलिड में भी करंट तो फ्लो हो रहा होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस एंड करंट, कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एल आई। क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एल डी आई बाय डी टी। अब मुझे निकालना है एल। क्या मैं अब एल की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे सोलेनॉइड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए। क्या ये क्लियर है यहाँ पे? अब मुझे निकाल के दिखाओ एल की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको रीअरेंज करो, ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, मेरे को एल की वैल्यू निकाल के दिखाओ, म्यू नॉट के टर्म्स में, एन के टर्म्स में और एरिया के टर्म्स में। ट्राई करो, एकदम सिंपल। कम ऑन, ट्राई। एल, इंडक्टेंस एल निकालना है मुझे इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट एन ए, दूसरे टर्म्स में मुझे एल की वैल्यू चाहिए। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि इंडक्टेंस देखो किस पे डिपेंड करता है। अब एल को निकालना है इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट एन और ए। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया म्यू नॉट एन आई ए, ठीक है। मुझे बताओ एल इज इक्वल टू एन फाई बाय आई लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? एल इज इक्वल टू एन फाई बाय आई। अच्छा, मुझे पता है फाई का हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था हमने? बी ए। इसको मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये? एन बी ए अपॉन आई।
बराबर है। अच्छा B का मतलब क्या होता है? B मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, उसका फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल n आई A अपॉन आई। ये आई कैंसिल। Now do we have any relation between capital N and small n? क्या रिलेशन है? स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, यही तो होता है ना स्मॉल n। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? कैपिटल N के बदले कितना राइट लाइक दिस, कैपिटल N इज इक्वल टू एन एल, यस और नो? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कितना हो जाएगा ये? L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल एन ए। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ये? L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए। L को मैं नीचे लेके जाता हूँ यहाँ पे ऐसे। ये तुम्हारा आ गया इंडक्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला फॉर अ सोलेनॉइड, जहाँ पे L इज द इंडक्टेंस, L इज द लेंथ, म्यू नॉट क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, N मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और A यहाँ पे क्या होगा? एरिया। ये तुम्हारा आ गया इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला फॉर अ सोलेनॉइड। ये फॉर्मूला को भी लर्न करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आगे। L बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। अब मुझे फॉर्मूला देख के बता दो इंडक्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया मतलब क्या हो गया? ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हो गई कॉइल की। और किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इससे हम प्रूव कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ सोलेनॉइड का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, जो भी रेडियस होगा। अगर मुझे निकालना है रेडियस को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, कितना हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो अब बेसिकली एल किस पे डिपेंड करेगा? एन स्क्वायर पे और डायामीटर पे। क्लियर है चीज़? चलो तो ये कॉपी कर लो एटलीस्ट इतना, फिर एक नोट लिखो नीचे फटाफट। एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है ना बेटा, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब डी बाई टू, तो डी बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर बाय 4। तो एल अब किस पे डिपेंड करेगा? एन स्क्वायर पे डिपेंड करेगा और डायामीटर पे डिपेंड करेगा। मैंने ए के बदले पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख दिया। तो लिख लो प्लीज नीचे नोट लिख लो, इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन inductance of a solenoid depends on number of turns per unit length, inductance of a solenoid depends on number of turns per unit length, और दूसरा it depends on diameter of the coil, it depends on diameter of the coil. फिनिश्ड। चलो अब एक और टास्क तुमको खुद से निकालना है उसको। डिटरमाइन द यूनिट ऑफ म्यू नॉट। मुझे अब यहाँ पे म्यू नॉट की यूनिट निकाल के दिखाओ फटाफट। तो कांस्टेंट है तो उसकी यूनिट तो होती है ना। अरे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी यूनिट तो होती है ना। हर कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती है, ऐसा जरूर थोड़ा है। रॉन्ग है। अच्छा किसको इसको लग रहा है कांस्टेंट की यूनिट नहीं आएगी? भाई कांस्टेंट की यूनिट्स हो सकती है, हर एक कांस्टेंट थोड़ा डायमेंशनलेस होता है। सम कांस्टेंट्स आर बट नॉट ऑल ना। भाई यही तो लिमिटेशन है किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। याद आ रहा है? डायमेंशनल एनालिसिस का यही तो लिमिटेशन है कि इट इज नॉट एबल टू डिटरमाइन द कांस्टेंट। कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं निकाल सकते। क्या होगी इसकी यूनिट? पर मीटर स्क्वायर। रॉन्ग। हेनरी पर मीटर। रॉन्ग आंसर। हेनरी पर राइट आंसर। हेनरी पर मीटर। तुक्का मारा। एन स्क्वायर क्या होता है?
देखो एन स्क्वायर क्या होता है, एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती है, यस और नो भाई। एन स्क्वायर, इसको देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एल बाई स्मॉल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये स्मॉल के एन के बदले क्या लिखूंगा मैं, एन बाई एल, तो एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी होगी मीटर स्क्वायर, इसकी भी क्या होगी, मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एल बाई एल, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, तो क्या हो जाएगी, हेनरी पर मीटर। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की एक और यूनिट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हेनरी पर मीटर, नॉट हेनरी पर मीटर क्यूब। तो प्लीज़ ये कॉपी करो। अब ये सब क्वेश्चंस के लिए अपने को प्रिपेयर करो गाइस, ये सब मैं कितना ही सिखाऊंगा अब आगे। और हेनरी पर मीटर समझ में आया कैसे आया ये? देखो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये तो नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, एरिया इज ऑल्सो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या है, एल बाय स्मॉल एल, हेनरी पर मीटर इज द आंसर। तो इसकी दूसरी यूनिट है, किसकी है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की। इसके पहले भी हमने परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट निकाली थी, क्या आई थी वो, अरे अभी तो लिखा था मैंने, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन है ना, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला, तो क्या आती, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। फिनिश्ड। डन। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डेरिवेशन। कैन यू रिकॉल व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड between the parallel plate capacitors in an electric field? Energy stored between the parallel plate capacitors in electric field क्या था, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C या, अरे तीन तो फॉर्म दे उसके एनर्जी के। अच्छा Q का रिलेशन क्या होता है V से, Q इज इक्वल टू CV, राइट, याद आ रहा है कुछ इस तरीके से थे रिलेशन। वैसे ही हमको डिराइव करना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और तुमको आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया कितना आएगा, हाफ LI नॉट स्क्वायर आना चाहिए। मतलब डिराइव कैसे करोगे वो मुझे करके दिखाओ। चलो जाओ लिख दो, हेडिंग दे दो प्लीज, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये बोर्ड में आया हुआ है लास्ट ईयर और मे बी 2023 में शायद आया था, ये आया हुआ है एक बार। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैं तुमको ऑलरेडी एक्सप्रेशन बता चुका हूँ, क्या आना चाहिए, हाफ LI नॉट स्क्वायर आना चाहिए। अब कैसे करोगे इसको डिराइव, स्टार्ट, कम ऑन। इसके बाद फिर एक और डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन दूंगा मैं आज तुमको काइनेमैटिक्स का। काइनेमैटिक्स तो आएगा ना CT में, और वो थोड़ा लर्न करना है, वो तो बेसिक्स था काइनेमैटिक्स। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, मैं वही क्वेश्चन दूंगा एक, ठीक है। CT स्टाइल क्वेश्चन, एक पूरा क्वेश्चन होगा, उसमें 2 सब क्वेश्चन निकालने हैं, 1 मार्क ईच। तो roughly I will give you 2 minutes for that. CT में you will get roughly 2 minutes. Come on, come on. Energy stored in a magnetic field. अरे क्लास खत्म करूँ क्या मैं, बोलूँ अभी छोड़ दूंगा ऐसा, बोलूँगा हो गया तुम्हारा, आगे बढ़ जाऊंगा मैं, आवाज़ करोगे तो। सर्किट हुज इंडक्टेंस इज L, उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तुमको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मुझे बताओ, इफ द करंट विल इंक्रीज एंड EMF विल बी इंड्यूस्ड विच विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट, राइट, दैट मीन्स नाउ यू हैव टू डू सम वर्क अपोजिट टू इट। इसको अपोज करने के लिए एक वर्क डन करना पड़ेगा बाई मूविंग अ चार्ज। भाई करंट का फ्लो होगा व्हेन यू विल मूव अ चार्ज,
और मैंने हिंट भी दे दिया है। वर्क डन और चार्ज के बीच में रिलेशन क्या होता है? W इज इक्वल टू क्यू बाई वी और W इज इक्वल टू क्यू वी क्या होता है? W इज इक्वल टू क्यू वी, तो V इज इक्वल टू W बाय क्यू, बराबर है। यहाँ पे V क्या लेंगे हम लोग? EMF, और यहाँ पे एक सिंगल चार्ज ले लो, छोटा सा चार्ज DQ ले लो, तो इसमें EMF भी कितना इंड्यूस होगा? छोटा सा होगा। यस और नो? या वर्क डन भी क्या होगा? एकदम छोटा सा होगा, DW होगा वर्क डन। अब तुमको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। E की वैल्यू कितनी होगी? ये हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। E कितना होता है हमेशा? -L di बाय dt। सॉल्व। मुझे बोल दो तुम लोग डिराइव नहीं कर पाए तो मैं बोर्ड पे करूंगा। ये नहीं कर पा रहे हो डिराइव, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैंने अभी बताया कि भाई करंट फ्लो होगा ज़्यादा तो क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा। वो EMF क्या करेगा? अपोज करेगा करंट को फ्लो होने के लिए। बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द करंट बिकम स्टेडी, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कैसे करूंगा मैं? अब करंट को फ्लो करवा के। करंट कब फ्लो होता है? जब चार्ज फ्लो होता है। चार्ज और वर्क डन का रिलेशन क्या होता है? W इज इक्वल टू क्यू वी, तो V विल बी वॉट? W बाय क्यू, तो W इज इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा। तो छोटा सा वर्क डन किया छोटे से चार्ज को मूव करने के लिए, तो dW इज इक्वल टू E डॉट DQ हो जाएगा। अच्छा, EMF जो इसमें इंड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है? -L di बाई dt। सब्स्टिट्यूट कर दो सब वैल्यू। W इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। Q यहाँ पे छोटा चार्ज है DQ, तो वर्क डन भी छोटा हुआ dW। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है? EMF है। EMF कितना जनरेट होता है इसमें? E इज इक्वल टू -L di बाई dt। तो सब्स्टिट्यूट करो, वो आएगा ही ना। अब तो मैंने सब बोल दिया, क्या बचा है अब? तुम्हारा इक्वेशन कुछ ऐसे बनना चाहिए, dW इज इक्वल टू -E डॉट DQ। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, E का फॉर्मूला क्या होता है? -L di बाई dt इंटू वॉट? DQ। यस और नो? अच्छा, अब अगर तुमको थोड़ी सी मैथ आती है जो तुमने की होगी, DQ बाई dt किसके इक्वल होता है? करंट I के इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा? -L I di हो जाएगा, क्योंकि I होता है DQ बाई dt। अब क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इंटीग्रेट कर दो इसको। इसकी लिमिट क्या होगी? 0 से I0, स्टेडी करंट चाहिए तो अब आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो I di को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? I स्क्वायर बाय 2 ना। तो उसमें I0 की वैल्यू डाल दो तो कितना आ जाएगा हमारा फॉर्मूला? ये वर्क डन कितना आ जाएगा? हाफ Li0 स्क्वायर। यही तो चाहिए था हम लोगों को, यही तो मैं बोल रहा था कब से। और ये जो वर्क डन हुआ है किसके फॉर्म में स्टोर हो रही है एनर्जी? U। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ Li0 स्क्वायर। इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला है। जैसे एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था? अभी तो बोला था हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C। ये वैसा ही है, हाफ Li0 स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फिनिश्ड। दिस फॉर्मूला इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत सारे, ये फॉर्मूला लर्न करना है। चलो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन, एनर्जी डेंसिटी। प्लीज टेक डाउन एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी निकालनी है हमको किस पे? इन अ सोलेनॉइड। इन अ सोलेनॉइड उसमें निकालनी है हमको एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा गाइस? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हमको निकालना है एनर्जी डेंसिटी इन अ सोलेनॉइड। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया तूने, ए को ए ही रहने दे।
ये देखते हैं अभी एक बार। What is the magnetic field outside the solenoid? Zero. Magnetic field outside the solenoid zero. मतलब पूरी की पूरी जो एनर्जी होगी वो कहाँ होगी? सोलनॉइड के अंदर होगी। अब सोलनॉइड का मुझे पहले वॉल्यूम निकालना है, तो लेट्स अज्यूम कि सोलनॉइड की लेंथ कितनी है L और उसका एरिया पोजीशन कितना है A, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अरे पाया इसको छोड़ दो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? AL हो जाएगा, यस और नो? इसका इंटीरियर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू एल। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसका सिंबल देखो अब क्या होता है, तू भाई कंफ्यूज मत हो जाओ, उसके लिए मैं फिर से वही सिंबल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्मॉल यू। क्या यूज करूंगा? स्मॉल यू। तो स्मॉल यू का सिंबल होगा इस तरीके से, एनर्जी डेंसिटी पर वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? ये किसका सिंबल है? एनर्जी डेंसिटी का। अच्छा, एनर्जी हमको पता है कितनी है एनर्जी, अभी हमने निकाली। एनर्जी छोड़े मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? हाफ LI स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है? A इंटू एल। अब सब्स्टिट्यूट करो और मुझे निकाल के दिखाओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलो स्टार्ट, ये निकालना है तुमको, एनर्जी डेंसिटी। करेक्ट, सही है, वही करना है हमको, बराबर वही करना है। आगे कर, अब ये तेरा फॉर्मूला बता मुझे, अब दिखने दे ठीक से क्या लिखा है तूने। ये पाया स्क्वायर तो पहले A ले ले तू। ये कैपिटल N कहाँ से आया? हाँ, तो नंबर ऑफ टर्न्स वो तो ठीक है, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N इंटू आई ना। तो कैपिटल N कहाँ से आए? या तो स्मॉल n ले या कैपिटल N ले। पूरा फॉर्मूला लिख के दिखा मुझे तो समझेगा मुझे। फॉर्मूला तूने क्या यूज़ किया वो बता। कितना आ रहा है इसका फॉर्मूला? U का कितना फॉर्मूला आ रहा है? अब आगे सॉल्व करना है इसको बेटा, इसको अब सॉल्व करो। कैसे सॉल्व? अच्छा, L बाय एल अभी हमने निकाला था ना सोलनॉइड के लिए, कितना आया था? L बाय स्मॉल l कितना आया था अपना? म्यू नॉट N स्क्वायर A। ये आया था, यस और नो? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? UB इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम कितना है? A इंटू एल। तो यहाँ पे L बाय स्मॉल l के बदले वो लिख सकते हैं कि हम लोग म्यू नॉट N स्क्वायर है, तो वो डाल दो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? UB इज इक्वल टू हाफ I स्क्वायर को वैसे ही रख रहा हूँ मैं, और L बाय एल के बदले कितना है? म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन नीचे कितना है? A क्या हुआ? बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखो ध्यान से देखो, ये कितना आ गया? म्यू नॉट N स्क्वायर I स्क्वायर आ गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था सोलेनॉइड में? म्यू नॉट NI। तो यहाँ पे अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अगर मैं इसको भी स्क्वायर कर दूंगा, क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूँ उसको? यस और नो? तो मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे? म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और म्यू नॉट से डिवाइड। तो कितना हो जाएगा ये? म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर I स्क्वायर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? B स्क्वायर का। तो कितना आ गया फॉर्मूला? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो UB इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये रिलेशन आ गया। अब देखो, ये रिलेशन तुमको डायरेक्टली लर्न करना है, फॉर्मूलाज एज अ फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। क्लियर है? ये मैंने L बाय एल, यहाँ पे L बाय एल के बदले ये डाल दिया, म्यू नॉट N स्क्वायर A, वो यहाँ पे डाल दिया मैंने। यहाँ पे A कैंसिल हो गया, फिर मैंने क्या किया? म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट से डिवाइड किया, तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा। म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर I स्क्वायर। B का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट NI। तो अगर स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? B स्क्वायर हो जाएगा ये।
इस पूरे टर्म के बदले क्या लिख दिया मैंने, बी स्क्वायर लिख दिया। तो फॉर्मूला आ गया यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। यहाँ पे यू बी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। क्या होता है, एनर्जी। क्लियर है चीज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। चलो नेक्स्ट अप कॉपी कर लो। अब तू समझा कैसे आया तेरा फॉर्मूला, वो तूने फॉर्मूला कैसे निकाला था, कैपिटल लाइन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। वाह, एनर्जी को एरिया से वॉल्यूम से डिवाइड रिमेंबर दिस इज द इंटीरियर वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। ये एक इंटीरियर वॉल्यूम है सोलेनॉइड का, A इंटू एल। ये गया भेजे में तेरे, कैसे किया मैंने, समझ में आया ना ये चीज। L बाई एल का अपने को ऑलरेडी रिलेशन अभी निकाला था ना अपन ने, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और मैंने वही सब्स्टिट्यूट किया। म्यू नॉट को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, देख B का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई खाली। यहाँ पे मेरे पास एन स्क्वायर है, आई स्क्वायर है। अगर मैं समाओ इसको भी स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे बी स्क्वायर आ जाएगा। समझा, मेरे पास एन स्क्वायर है और आई स्क्वायर है। अगर मैं इसको भी स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मैंने म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट से डिवाइड किया। अभी कितना हो गया, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर। इससे मैं डायरेक्टली क्या रिप्लेस कर दिया, बी। इसका स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। मैंने वहाँ पे बी स्क्वायर डाल दिया, तो मेरा फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। क्लियर है चीज। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते जाओ फटाफट, फिर मेरे को क्वेश्चन भी देना है। चलो फटाफट टेक डाउन combination of inductors, combination of inductance in series, combination of inductance in series, combination of inductance in series। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, इसका L1 है इंडक्टेंस, इसका L2 है। अब मुझे बताओ इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी सर्किट में, L1 प्लस L2। कैसे आई है, L1 प्लस L2 बाई 2। वेरी गुड, एवरेज निकाला तूने। कैसे आएगी वैल्यू, अरे मुझे बताओ सीरीज में कनेक्टेड है मतलब करंट क्या होगा, सेम, पर इनके अक्रॉस ईएमएफ क्या होगा, डिवाइड होगा। लेट्स से इसके अक्रॉस कितना हो गया ईएमएफ E1, इसके यहाँ पे कितना हो गया, मुझे पता है इज नथिंग बट वोल्टेज डिवाइडर ना, तो कहने से E विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, E1 प्लस P2। अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ करंट, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। कितना होगा, माइनस L1 di बाय dt। इसका कितना हो जाएगा, माइनस L2 di बाय dt। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका हमको क्या निकालना है, अब इक्विवेलेंट निकालना है। तो कहने से इसका हो जाएगा माइनस L, और हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या लिखते थे, S, तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं, S। कितना हो जाएगा, di बाय dt। भाई di बाय dt सब जगह कैंसिल, माइनस साइन में बाहर निकाला, माइनस भी कैंसिल। तो कितना आ गया फॉर्मूला, Ls इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 Ln। ये तुम्हारा आ गया इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इन सीरीज। क्लियर है। अब ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, तुम्हारे बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है। ये समझ में आया बेटा क्या किया मैंने, ये है ना, इन दोनों में ईएमएफ डिवाइड हो रहा है, तो मैंने E1 प्लस E2 लिख दिया। E1 का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस L di बाई dt, तो इसके क्रॉस हो जाएगा माइनस L1 di बाई dt। करंट सब में सेम है तो di बाई dt चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो ये कॉपी कर लो प्लीज, ये फॉर्मूला भी, ये भी यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। इंडक्टेंस इन सीरीज, समझ में आया बेटा ये। चलो अगर ये समझ में आ गया तो बहुत इजी है। तो अगला तुमको खुद से करना है इंडक्टेंस इन पैरेलल। अब वो मुझे करके दिखाओ कैसे करेंगे वो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज, और करंट क्या होता है वहाँ पे, डिवाइड। चलो चालू हो जाओ। ये कॉपी करने के बाद लिखो इंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस इन पैरेलल।
कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस इन पैरेलल। हाँ एकदम इजी है, कर ले फटाफट, एकदम इजी है, कर ले। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बनाओ आप डायग्राम खुद से, और उसमें मुझे निकाल के दिखाओ कितनी आएगी वैल्यू और कैसे आएगी। तो डी आई बाई डी टी सब जगह कैंसिल हो गया, माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो L1 प्लस L2 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया L1 प्लस L2। नेक्स्ट, चलो हो गया सॉल्व। चलो मैं बाहर बुला रहा हूँ बोर्ड में, ये करके दिखाएगा मुझे कोई बोर्ड में। चलो आ जाओ, कौन आ रहा है, कौन बात कर रहा है बहुत पीछे। Parallel. So two inductance L1 L2 are connected in parallel to the same source of EMF E. Parallel combination में current will divide, potential difference will remain the same. तो L1 में जाएगा करंट I1, L2 में करंट जाएगा I2। तो उसमें जो EMF इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस L1 dI1 बाई डी टी, और दूसरे में क्या हो जाएगा माइनस L2 dI2 बाई डी टी। फिर आगे, वी नो दैट टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या आना चाहिए, 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस डॉट डॉट 1/LN, वही आना चाहिए। नहीं आ रहा, अरे ये हम लोग सेम रेजिस्टेंस के लिए करते थे, सेम यहाँ पे इंडक्टेंस के लिए करना है हमको। तो आ गया क्या, नहीं आया उसके बाद भी। अपॉन डी टी। EMF को कैसे ऐड किया बेटा, करंट को ऐड करना है ना, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, EMF तो सेम है ना, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा ना। ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे करंट अगर I जा रहा है तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, इसको I1 ले लो, इसको ले लो I2, यहाँ पे L2 है, ये L1 है। यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, E के। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना EMF इंड्यूस होगा, E इज इक्वल टू माइनस L1 dI1 बाई डी टी, और यहाँ पे भी कितना होगा माइनस L2 dI2 बाई डी टी, माइनस dI2 बाई डी टी। अब हमको पता है कि यहाँ पे करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू वॉट,
I1 प्लस I2। अब इसको dt से एक बार डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा di/dt और ये हो जाएगा di1/dt और ये हो जाएगा di2/dt। तो di2/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -e/L2 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, di1/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -e/L1 और इसकी कितनी हो जाएगी, -e/LP। तो ये हो जाएगा -e/L1 और ये हो जाएगा -e/L2। बराबर है, ई कैंसिल, माइनस साइन भी चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 डॉट डॉट 1/LN। ये तुम्हारा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस इन पैरेलल। क्लियर है ये। कैपेसिटेंस का याद है ना, इसके उल्टा था इसका। कैपेसिटेंस के पैरेलल में ऐड करते हैं और सीरीज में हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। चलो तो यहाँ पे आज EMI हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब एक क्वेश्चन तो सब सॉल्व करके दिखाएंगे। अरे मुझे बोला गया CT के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं तुमको CT साल का क्वेश्चन दे रहा हूँ। छोड़ कैसे दो, 17 मिनट से अभी। देखो आज मैं तुम लोगों को क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, दिल देखो कितना बड़ा है मेरा, क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने। ये तो क्वेश्चन पूछता तो आधी क्लास फिर खाली हो जाती और अगली बार फिर आधी क्लास एब्सेंट हो जाती। तो क्वेश्चन ले लो, बेटर है वो। चलो काइनेमैटिक्स, सबको मैं हेल्प भी कर रहा हूँ। काइनेमैटिक्स के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद है सबको, बस उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। टेक डाउन। देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को तुमको खा जाना चाहिए वहाँ पे। ये क्वेश्चंस को थोड़ा तो मिस्टेक करोगे ये वाले क्वेश्चंस पे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ हाउ मच, 19.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये u का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे पहुँच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो पहले इसकी हाइट को मैं मान लेता हूँ h1। तो क्या हम h1 निकाल सकते हैं क्या, मैं निकाल सकता हूँ h1। क्या फॉर्मूला होगा, अच्छा पहले मैं टाइम भी निकालता हूँ, ऊपर जाने में टाइम कितना लगा मैं वो भी निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा मेरा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 19.6, a कितना होगा माइनस, तो ये हो जाएगा -9.8 इंटू टी। तो t का कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो अगर यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड लगा तो यहाँ से गिरने में कितना लगा होगा उसको, 3 सेकेंड, क्योंकि टोटल 5 सेकेंड में वो ऊपर जाके नीचे आ गया। एक बार अगर मुझे ये आ गया, अच्छा पहले हम h1 भी निकाल लेते हैं। h1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, h1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u की वैल्यू 19.6, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, माइनस हाफ 9.8 इंटू 4, 2 1 ज़ा 2 ज़ा, 9.8 इंटू 2 कितना होता है, 19.6 होता है। तो 19.6 इंटू 2 माइनस 19.61, तो कितना आ जाएगा आंसर, 19.6 मीटर आ जाएगा। ये मेरी हाइट भी आ गई ऊपर जाने की। अब मुझे ये पूरी हाइट निकालनी है ऊपर से नीचे तक, इसको हम मान लेते हैं h2। टाइम तो मुझे आ ही गया अभी, तो h2 निकाल लो। h2 का फॉर्मूला क्या होगा, सेम ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें u की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि अब यहाँ से वो रुक गया और फिर अब गिर रहा है नीचे, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी होगी अभी भी 9.8, और टाइम कितना लेंगे हम 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 44.1 मीटर। तो अगर h2 में से h1 को मैं कर दूंगा तो ये कितना हाइट आ जाएगी मुझे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 44.1 माइनस 19.6 विल गिव यू 24.5 मीटर। अब अपने को स्पीड निकालने नीचे गिरने की, टाइम कितना लगा 3 सेकेंड्स। फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी होगी -9.8, टाइम कितना दिया है 3, कितना आ जाएगा आंसर 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया सॉल्व। तो वेलोसिटी आएगी 29.4, हाइट आएगी 24.5 मीटर। ये क्वेश्चन में तुम स्ट्रगल कर गए आज, ये तुमको एक बार में लाना चाहिए था। 102 पता नहीं क्या क्या आंसर आ रहा है।
उसको वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड आ गई। कैसे? अगली बार आओगे प्लीज पढ़ के आओ ये सब। नेक्स्ट टाइम मोस्टली विल कंप्लीट द टॉपिक EMI।